नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में। और इसके पहले जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने अब तक हिंदी साहित्य के विविध विषयों पर, विषय वस्तुओं पर चर्चा की है। और उसको प्लेलिस्ट से आप ज़रूर से पढ़ लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वो सभी पिछली वीडियोज़ हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आज शुरू करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा का देखिए जो विकास होता है उसका जो समय है वो है 5वीं सदी ईसवी पूर्व, अर्थात 5वीं सदी ईसवी पूर्व से माना जाता है पाश्चात्य जो काव्य चिंतन था उसकी परंपरा का विकास। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईसवी के पूर्व हेसियड, सोलन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार आपने पढ़ा था भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक उसी प्रकार हम पाश्चात्य विद्वानों के, उनके काव्य शैलियों को, काव्य शास्त्र को, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, उन्होंने क्या बताया, किस प्रकार का काव्य होना चाहिए, उसकी क्या शैली होनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी पूर्व हेसिडन, सोलान, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में साहित्यिक जो सिद्धांत होते हैं उसका उल्लेख मिलता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली जो झलक मिलती है वो मिलती है प्लेटो के काव्य में। और ये जो प्लेटो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, क्योंकि शुरुआती झलक इन्हीं के काव्य शास्त्र में हमें मिलती है। व्यवस्थित रूप से एक शास्त्र का जो कह सकते हैं ज्ञान मिलता है पाश्चात्य का, वो मिलता है प्लेटो से। इनका समय बताया गया है 427 से 347 ईसा पूर्व। ये समय काल आप ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। तो प्लेटो के इयोन नामक संवाद में मिलती है। इयोन इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार इसको परीक्षाओं में पूछा गया है कि इयोन किसकी रचना है, तो इयोन प्लेटो की रचना है। और बात की जाए इयोन की शैली की, अर्थात ये किस प्रकार की रचना है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इयोन एक संवाद रचना है। अर्थात इयोन नामक संवाद में प्लेटो की क्या मिलती है, तो एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य की आलोचना मिलती है। साहित्य शास्त्र की कह लीजिए या व्यवस्थित शास्त्र की आलोचना यहीं पर मिलती है इयोन में, जो कि एक संवादात्मक रचना है। और देखिए अब यहीं से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि प्लेटो का जन्म और मृत्यु का जो समय है ये क्रम के रूप में पूछा जाता है। जैसे जैसे मैं आपको और आचार्यों के बारे में, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के और भी आचार्य जो हैं उनके बारे में मैं पढ़ाती जाऊंगी तो आपको बताती चलूंगी उनका क्रम। तो सबसे पहला जो क्रम में आते हैं वो है प्लेटो। इनका समय हमने पढ़ा ही 427 से 347 ईसा पूर्व इनका समय रहा है। इनका जन्म स्थान देखिए एथेंस रहा है। कई बार क्रम वाले या मिलान वाले प्रश्नों में पूछा जाता है जन्म स्थान के बारे में, तो ध्यान रखिएगा एथेंस प्लेटो का जन्म स्थान है। वहीं इनका मूल नाम था अरिस्तोक्लिस। क्या नाम था? अरिस्तोक्लिस। किसका? प्लेटो का। गुरु प्रदत्त नाम, अर्थात गुरु के द्वारा जो नाम दिया गया था प्लेटो को वो था प्लातोन। क्या था? प्लातोन। अरबी फारसी नाम है प्लेटो का अफलातुन। कई बार ये पूछा गया है कि प्लेटो का अरबी फारसी नाम या प्लेटो और किस नाम से जाने जाते हैं, तो अफलातुन के नाम से प्लेटो जाने जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वही अंग्रेजी में यदि नाम की बात करें तो अंग्रेजी में प्लेटो नाम है, ठीक है। अरबी फारसी में अफलातुन नाम है। गुरु प्रदत्त नाम प्लातोन है, मूल नाम अरिस्तोक्लिस है। तो ये नामों को आपको ध्यान रखना है, इनके संक्षिप्त जीवन वृत्त में ये महत्वपूर्ण है। और जन्म का समय, जन्म स्थान तो आपने देख ही लिया, एथेंस इनका जन्म स्थान है प्लेटो का। और 427 से 347 ईसा पूर्व इनका समय काल रहा है। आगे हम देखेंगे अब इनके सिद्धांतों के बारे में, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा कि प्लेटो कैसे थे। प्रत्ययवादी इनको कहा जाता है या फिर आत्मवादी दार्शनिक माना जाता है।
इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित है। अब देखिए प्लेटो के जो दर्शन का मुख्य विषय है वो क्या क्या है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लेटो पहला तो है प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, और इनके दर्शन का जो मुख्य विषय वो क्या क्या था, तो प्रत्यय सिद्धांत। देखिए प्रत्यय जहाँ पे भी आ जाएगा आप बिल्कुल सीधा लगा दीजिए कि वो क्या है, प्लेटो का ही है, क्योंकि प्रत्यय सिद्धांत इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है आदर्श राज्य। देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था प्लेटो ने कि राज्य से जितने भी कवि साहित्यकार हैं उनको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, प्लेटो ने ऐसा कहा था। इसका कई कारण था, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई थी, या कह लीजिए वो जिस परिस्थिति से गुजरे थे उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही थी। जब मैं विस्तार से आपको प्लेटो के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो यदि आप चैनल के साथ बने हुए हैं तो आप ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस बनाती हूँ और आपको देती हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हो गई प्रत्यय सिद्धांत की, दूसरी बात हो गई आदर्श राज्य की, ठीक है। आत्मा की अमरत्व सिद्धि की बात की है प्लेटो ने, वहीं सृष्टि शास्त्र की बात की है, और साथ साथ ज्ञान मीमांसा प्लेटो का है। तो ये 5 जो उनके दार्शनिक जो दर्शन के मुख्य विषय हैं ये है, पहला तो प्रत्यय का सिद्धांत, दूसरा आदर्श राज्य की बात करना, तीसरा आत्मा की अमरत्व सिद्धि की बात करते हैं, चौथा सृष्टि शास्त्र पर बात करते हैं, और पांचवा ज्ञान मीमांसा पर बात करते हैं, ठीक है। आगे है प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय क्या है, इनके यहाँ आइडिया है, ठीक है। तो प्रत्यय या विचार जिसको हम आइडिया कहते हैं, आइडिया को ही इन्होंने, यानी प्रत्यय या विचार को ही इन्होंने चरम सत्य माना है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा माना है, ठीक है। फिलहाल आप देखिए कि प्रत्यय, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जब भी परीक्षा में प्रत्यय की बात की जाए तो आप एकदम लगा दीजिए कि वो प्लेटो का है, क्योंकि प्रत्यय यानी विचार, विचार यानी आइडिया। तो जहाँ आइडिया की बात आती है वहाँ प्लेटो, क्योंकि इन्होंने आइडिया को ही, इन्होंने प्रत्यय या विचार को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, चरम सत्य माना है, ठीक है। और इसी चरम सत्य को, अर्थात इसी प्रत्यय या विचार को वह शाश्वत और अखंड मानते हैं, तथा ईश्वर उसका सृष्टा होता है, यानी कि क्रिएटर होता है, ऐसा प्लेटो मानते हैं कि विचार ही क्या है, सर्वप्रमुख है, विचार ही सत्य है, प्रत्यय ही सत्य है, या कह लीजिए आइडिया ही सत्य है, क्योंकि यह शाश्वत होता है और अखंड होता है, और ईश्वर उसके सृष्टा होते हैं, क्रिएटर होते हैं, इसीलिए ये चरम सत्य है। वह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है, और जो ये वस्तु जगत है जो हमें दिख रही है आसपास, चाहे आप एक टेबल ले लीजिए, चाहे कुर्सी ले लीजिए, जो भी आपको वस्तु जगत, जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो प्रत्यय का अनुकरण है, अर्थात जो विचार है वो उसका अनुकरण आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और जो कला जगत है वो वस्तु जगत का अनुकरण है। अब देखिए यहीं पर साहित्यकार की बात कर रहे हैं कि ये जो साहित्यकार है, मान लीजिए वस्तु जगत में आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है। अब जो ये टेबल है, तो प्लेटो का मानना है कि इस टेबल का सबसे पहले विचार हमारे मन में आया, एक तरीके से एक खाका हमारे मन में खींचा कि हाँ ऐसे 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 होना चाहिए, ऐसे ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। ये विचार सबसे पहले प्लेटो कहते हैं कि मन में आता है, और जो वस्तु सामने आती है जब हम उसको बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से विचार का अनुकरण होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है, हम उसकी कॉपी करते हैं, उसको हम दोहराते हैं, उसका अनुकरण करते हैं जो हमने विचार में देखा है। विचार सत्य है, विचार चरम है, ठीक है, विचार के सृष्टा ईश्वर है, लेकिन ये जो टेबल हमारे सामने बना ये उस विचार का अनुकरण है। और जब मान लीजिए कोई लेखक या साहित्यकार या कोई भी कवि मान लीजिए इस टेबल के बारे में कुछ लिखता है, ठीक है, तो वो अनुकरण का अनुकरण करता है, अर्थात ये क्या हो गया, एक प्रकार से इसी को कह रहे हैं प्लेटो की इस प्रकार कला जो जगत है वो अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर हो जाता है। अर्थात सत्य क्या है, विचार, विचार को आधार बना करके
बढ़ई ने टेबल बनाया और कवि ने उस टेबल के बारे में जब लिखा तो उस विचार से वो 3 गुना क्या हो गई, दूर हो गई उस सत्य से, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। क्योंकि इनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से अनुकरण क्या होता है, असत्य होता है। और यही जो देखिए अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए गलती करते हैं कि किस प्रकार से 3 गुना दूर हुआ। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये सत्य से, यानी कि प्रत्यय से, या कह लीजिए आइडिया से, विचार से, कुछ भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से 3 गुना दूर हो गया ये जो काव्य है, ये जो रचना है। और इसी कारण देखिए प्लेटो कहते हैं कि जितने भी साहित्यकार है या कवि है उनको राज्य से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, एक प्रकार से कॉपी करते हैं, ठीक है। और अनुकरण हमेशा क्या होता है, इनके हिसाब से असत्य होता है। अर्थात अब देखिए विचार या प्रत्यय को ही, वही बात है जो मैंने आपको बताई कि विचार या प्रत्यय मूल हुआ, इसका अनुकरण हुआ वस्तु जगत, और वस्तु जगत का अनुकरण करता है कला जगत। यानी कि जो कला में आप चाहे चित्रकला ले लीजिए, चाहे काव्य ले लीजिए, चाहे रचना ले लीजिए, चाहे नाटक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सत्य से 3 गुना दूर हो जाता है। प्लेटो का अगर ये सिद्धांत आपने समझ लिया तो आपको मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बस आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बहुत आसान है। आगे हम देखेंगे, प्लेटो ने यूनानी शब्द मिसेसिस, क्या शब्द है, मिसेसिस, अर्थात अनुकरण। अब देखिए मिसेसिस को क्या कहा गया है, अनुकरण। मिसेसिस का पर्याय है अनुकरण। मिसेसिस जबकि एक यूनानी शब्द है, तो मिसेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। अर्थात आपने भी पढ़ा है कि अनुकरण को असत्य मानते हैं। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्या तत्व रहता है जो हेय है। हेय अर्थात जो तुच्छ है, जो नगण्य है, जो कह लीजिए अपनाने के योग्य नहीं है, जो कि घृणा के योग्य है, कुछ भी कह सकते हैं आप, हेय है, ठीक है। तो यही बात वो प्लेटो कहते हैं कि ये जो अनुकरण है, जो भी इसका अनुकरण करता है, चाहे काव्य का कोई अनुकरण करे, चाहे वस्तु जगत का अनुकरण करे, वो सब क्या होती है, सत्य से दूर होती है। इसलिए ये अनुकरण को अच्छा नहीं मानते, मिथ्या मानते हैं, ठीक है। और मिमेसिस इसी अनुकरण का पर्याय है। मिमेसिस एक यूनानी शब्द है। तो ये सब मूलभूत बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से जाननी है और याद रखनी है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इनसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय जो है वो प्लेटो को दिया जाता है। अर्थात कला में जिस अनुकरण की बात की जाती है उसके मूल में क्या है, उसकी भावना का श्रेय क्या है, प्लेटो को दिया गया है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कला जगत या कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि प्लेटो ने कलाकार को मिथ्या माना है, क्योंकि वो अनुकरण करते हैं और अनुकरण अपने आप में क्या है, मिथ्या है। तो प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता जो भी होती है उसकी क्या की है, अवहेलना की है। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि वो कहते हैं कि कवि या साहित्यकार को राज्य से, एक आदर्श राज्य यदि आप बनाना चाहते हैं तो कवि या साहित्यकार को वहाँ से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत यानी कि 3 रिमूव्ड है, अर्थात 3 पीछे है, 3 गुना दूर है, जो कि सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण कभी भी सत्य की बात नहीं करता, हमेशा मिथ्या की बात करता है। और इसीलिए ये ऐसा कहते हैं कि आदर्श राज्य यदि आपको चाहिए तो कवि या साहित्यकार को निष्कासित कर दीजिए, निकाल दीजिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो निम्नलिखित है, और ये रचनाएं बहुत अच्छे से हम देखेंगे क्योंकि अक्सर इनसे परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। इयोन, क्रातिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज। कभी कभी ये दी लॉज के नाम से भी आता है प्रश्न में, ठीक है। तो ये सभी जितनी रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, प्लेटो की है। इन सबको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेगा ही इनसे आपको।
आगे हम देखेंगे प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि इयोन क्या है, एक संवादात्मक ग्रंथ है। तो इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। काव्य हेतु के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पढ़ाया है कि क्या होता है। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से काव्य हेतु वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने संक्षिप्त में और गहराई से आपको समझा दिया है कि काव्य हेतु क्या होता है। तो आप ज़रूर से देखिएगा। तो काव्य हेतु की चर्चा की है प्लेटो ने। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है और कहते हैं कि ईश्वरी जो उन्माद होता है वही काव्य हेतु है। अर्थात काव्य हेतु क्यों है? काव्य का हेतु अर्थात काव्य का हेतु क्या है? ईश्वरीय उन्माद है। और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो के आधार पर या प्लेटो के अनुसार काव्य का मूल हेतु क्या है? तो प्लेटो मानते हैं कि काव्य का मूल हेतु ईश्वरीय उन्माद है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। प्लेटो क्या मानते हैं कि कवि क्या होता है? काव्य का सृजन दैवी शक्तियों से जब प्रेरित हो जाता है तब करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेस संज्ञा से अभिहित किया है। अब देखिए, काव्य देवी को प्लेटो ने क्या कहा है? म्यूजेस। ये भी पूछा जाता है कि म्यूजेस किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो काव्य देवी के लिए प्रयोग हुआ है। और म्यूजेस का प्रयोग किया किसने है? तो प्लेटो ने किया है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। किसके प्रमुख भेद? काव्य के। ठीक है। काव्य के 3 प्रमुख भेद मानते हैं प्लेटो। हम देख लेंगे कौन कौन से। पहला है अनुकरणात्मक, जिसमें होता है प्रहसन और दुखांतक नाटक। वर्णनात्मक, जो कि दिठिरैम्ब होता है, यानी कि प्रगीत इसको हम कहते हैं। तीसरा है मिश्र, जिसमें महाकाव्य आते हैं। तो ये तीनों में क्या क्या आते हैं आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। महत्वपूर्ण है ये। अनुकरणात्मक में प्रहसन और दुखांतक नाटक आते हैं। वर्णनात्मक में प्रगीत आते हैं या कह लीजिए डिथिरैम्ब आते हैं। वहीं मिश्र में महाकाव्य आते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, प्लेटो ने प्रगीत के भी 3 अंग माने हैं। तो जहाँ वे काव्य के 3 प्रमुख भेद करते हैं, वहीं फिर प्रगीत के भी 3 और भेद कर देते हैं। वे क्या क्या है? शब्द, माधुर्य और लय। ये तीनों ऑप्शन में आकर के प्रश्न पूछा जाता है और एक कोई दूसरा रहता है। आपको पता करना होता है इनमें से कौन प्रगीत के अंग नहीं है प्लेटो के हिसाब से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो प्रगीत के 3 अंग प्लेटो ने कौन कौन से माने हैं? पहला तो होगा शब्द, दूसरा होगा माधुर्य और तीसरा होगा लय। पहला तो है कि सटीक शब्द का प्रयोग किया जाए, दूसरी बात है उसमें मधुरता होनी चाहिए, और तीसरी बात है उनका एक लय होना चाहिए शब्दों का आपस में। ठीक है। तो ये 3 बातें, 3 अंग माने हैं प्रगीत के प्लेटो ने। आगे देखेंगे, प्लेटो ने कला को अग्राह्य माना है। जैसा कि उन्होंने कला को मिथ्या माना ही है, क्योंकि कला अनुकरण पर आधारित होती है और अनुकरण मिथ्या है। तो प्लेटो ने कला को अग्राह्य माना है, जिसके 2 आधार हैं। ठीक है। 2 आधार भी बताए हैं कला को अग्राह्य मानने के। क्या क्या? पहला है दर्शन और दूसरा क्या है? प्रयोजन। ये 2 आधार हैं जिसके आधार पर प्लेटो ने कला को क्या माना है? ये अग्राह्य, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। पहला दर्शन और दूसरा प्रयोजन। ठीक है। हम आगे चलेंगे। अब देखिए, कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है क्या? तो कला के मूल्य के संदर्भ में कि कला का फिर क्या मूल्य है, तो कहते हैं प्लेटो कि प्लेटो के दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। यानी कि जो भी कला हो, ठीक है, उसका मूल्य प्लेटो के लिए इतना ही है। क्या? पहला तो उपयोगितावादी और दूसरा है नैतिकतावादी। तो यही 2 आधार है, या कह लीजिए यही 2 कला के मूल्य को प्लेटो ने स्वीकार किया है। उनके दृष्टिकोण से कला का यही मूल्य उपयोगितावादी हो या फिर नैतिकतावादी हो। ठीक है। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय, जिसको नॉर्मेटिव भी कहते हैं, तो विधेयात्मक या मानकीय है। अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो कला विषयक उनका दृष्टिकोण हमने देख लिया कि विधेयात्मक है या मानकीय है। अर्थात इसका जो हम बात करें कि उनके हिसाब से विधेय कि प्लेटो के हिसाब से विधेयात्मक या मानकीय क्या है, तो प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। ठीक है। हम आगे चलेंगे।
अब देखिए अगली जो पंक्ति है ये पढ़ते ही आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हमेशा मानते हैं कि कवि और साहित्यकार को आदर्श राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए, वो प्लेटो स्वयं एक कवि था। क्या था? स्वयं एक कवि थे प्लेटो। जी हाँ, इनकी जो कविताएं हैं वो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में संकलित है। किस में संकलित है? ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जो खुद कवि है वो ऐसी बात कैसे कह सकता है कि कवि और साहित्यकारों को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए? तो आगे इसका जवाब आपको मिलेगा। क्या? प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है। अब देखिए रिपब्लिक में प्लेटो ने क्या लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, रिपब्लिक प्लेटो का ही ग्रंथ है जिसको हमने अभी भी पढ़ा गणतंत्र के नाम से हिंदी में, कभी कभी रिपब्लिक के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है, यानी गणतंत्र उनकी जो रचना है उसमें प्लेटो ने लिखा है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। क्या है? दास्ता जो होती है यानी कि जो गुलामी होती है वो मृत्यु से भी भयानक होती है, भयावह होती है। और देखिए प्लेटो ने अपनी ज़िंदगी में दास्ता को अर्थात गुलामी को इतना ज़्यादा सहा था कि मन में एक प्रकार से उनके ये जो कवि है, उनकी कविताएं हैं, इन सब से कह लीजिए कि उपयोगी ही नहीं उनको लगता था। किसी को भी नहीं लगेगा भाई जिसके पास पूरी तरीके से गुलामी है, वो खुद गुलामी में त्रस्त है, उसके सामने अगर आप कविता पढ़ेंगे, कविता लेकर के जाएंगे और कहेंगे यही सत्य है, तो क्या वो मानेगा? वो नहीं मानेगा। और इसी कारण से वो मानता था कि यदि आदर्श राज्य आपको स्थापित करना है तो कवियों को पहले बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये उपयोगितावादी नहीं लिखते हैं, नैतिकतावादी नहीं लिखते हैं, तो बाकी जो भी लिखते हैं वो सभी झूठ है, व्यर्थ है। अर्थात कवि केवल उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हम काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और प्लेटो के हिसाब से काव्य वैसा ही होना चाहिए जिसमें उपयोगिता हो, जिसमें नैतिकता हो। उसके अलावा जितनी भी रचनाएं हैं सब बकवास है, सब निरर्थक है, सब हेय है। ठीक है, सब मिथ्या है। तो इसी कारण से प्लेटो चूँकि खुद दास्तां में थे, खुद गुलामी में थे, इसलिए ये मानते थे कि गुलामी में रह करके आप चिड़िया के उड़ने की या सुंदर सुंदर वातावरण की या कह लीजिए नायक नायिका की बात नहीं कर सकते। आपको ग्राउंड रियलिटी जिसको कहते हैं ना, कि ज़मीनी जो सच्चाई होती है वहाँ आपको उतर के काम करना पड़ता है, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई कुछ और होती है। लिखने वाले तो लिखते ही रहते हैं बहुत कुछ, कभी वो नायक नायिका का प्रेम दिखा देते हैं, तो कभी कभी अलंकार, तो कभी छंद, इतना चमत्कारपूर्ण काव्य को बना देते हैं कि लगता है कि वो बिल्कुल इस दुनिया से परे कोई चीज़ है ना। तो लेकिन प्लेटो के हिसाब से ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से जो काव्य उपयोगितावादी है, जो काव्य नैतिकतावादी है, बस वही काव्य है, और बाकी जो भी रचनाएं हैं सब मिथ्या है, व्यर्थ है, निरर्थक है, हेय है कह लीजिए इनकी दृष्टि से, किनकी? प्लेटो की दृष्टि से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे प्लेटो के। दास्तां मृत्यु से भी भयावह है, प्लेटो के रिपब्लिक में है लिखी हुई। तो इस प्रकार आपने संक्षिप्त रूप में प्लेटो के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से उन सबको पूरा पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु तो आप जानते ही हैं कि अरस्तु शिष्य थे प्लेटो के, जिनके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। और साथ साथ अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि गुरु शिष्य में किस प्रकार तर्क वितर्क होता है, किस प्रकार देखिए एक दूसरे की बात को काटते हैं कि समर्थन करते हैं। हम ये अगली वीडियो में समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको पूरा समझ में आ गया होगा प्लेटो अच्छे से। और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लेकर के आती हूँ, और बहुत सरल शब्दों में आसानी से, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए अब समय है, देख लेंगे कल के प्रश्न को, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि किसी एक अर्धसम मात्रिक छंद का नाम बताइए, और जिसका सही उत्तर था, आप दोहा बता सकते थे, सोरठा, बरवे, कुछ भी इन तीनों में से, जो कि एक अर्धसम मात्रिक छंद है। तो जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न का सही उत्तर दिया है उनमें है अवनीत पंजाब से, अर्चना लोधी उन्नाव उत्तर प्रदेश से,
तो आप दोनों विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो और बाकी के विद्यार्थी भी समय से प्रश्न का उत्तर दें ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उसे शामिल कर सकूं। तो चलिए अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का हमारा प्रश्न है कि प्लेटो के संवाद ग्रंथ का नाम क्या है। तो आप इसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ ज़रूर दें और सभी विद्यार्थी दें, क्योंकि बहुत विद्यार्थी वीडियो तो देखते हैं, पूरा नहीं देखते पहली बात, और दूसरी बात उसका उत्तर भी नहीं देते, जिससे उनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि पूरा वीडियो देखें और उसके बाद जो प्रश्न आता है उसका सही उत्तर दें। इसके साथ साथ इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।